तो जहाँ कल खत्म किए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द फिगर बिलो नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन एंड मास ऑफ द पुली। तो हम लोग को फ्रिक्शन और मास को नेग्लेक्ट करना है यहाँ पे पुली का। वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड ए पार्ट। ठीक है, तो अगर पहले वाला देखो तो इसको कि भाई अगर इसको हम लोग x डिस्टेंस से मूव करेंगे यहाँ पे, राइट, तो ये जो स्ट्रिंग है दोनों तरफ x खुल जाएगा। मतलब ये अगर डिस्टेंस से मूव करता है तो ये पुली भी x डिस्टेंस से नीचे मूव करेगा, और उसके बाद ये जो ब्लॉक है ये 2x डिस्टेंस से मूव करेगा। तो इसका अगर एक्सेलरेशन ऊपर a है, इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a होगा, है ना। ये तो हो गया जो हम लोग पुली को शिफ्ट करके और उसके बाद देखते हैं कि ये इधर भी x खुल गया, इधर भी x खुल गया, दोनों मिला के 2x स्ट्रिंग खुल गया और इसका मूवमेंट 2x नीचे की तरफ हो गया। तो एक्सेलरेशन अगर इसका एक है ऊपर की तरफ तो इसका नीचे की तरफ 2a एक्सेलरेशन है। ये तो एक तरीका है समझने का। दूसरा तरीका है समझने का कि जो हम लोग जो फिक्स्ड पोजीशन है उससे हम लोग डिस्टेंसेस देखते हैं। तो लेट्स से ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस है इस रेफरेंस पॉइंट से x से हो गया। ठीक, इस पुली का भी जो है ये x से हो गया। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है उसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये x भी हो गया। तो ये जो मास है, इस मास का इससे जो फिक्स्ड पोजीशन से डिस्टेंस है ये b हो गया, राइट। तो अगर आप इसको देखोगे, ये जो पुली तो दोनों सेम डिस्टेंस पे है, x से और x से, ट्वाइस ऑफ x से हो गया, राइट। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो स्ट्रिंग का जो डिस्टेंस है ये तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ये वाला जो लेंथ है ये कांस्टेंट ही रहेगा, राइट। तो दो स्ट्रिंग लगा हुआ है। पहले वाले स्ट्रिंग की अगर हम बात करेंगे तो जो उसका कांस्टेंट लिखेंगे x से प्लस x से, ट्वाइस ऑफ x से हो गया। ठीक है, तो ये जो पुली है इसको अगर हम p मान लेते हैं और ये p ऐसे लिख लेते हैं, राइट। और तो इसको ना ये वाले से अच्छा, मेरे ख्याल से नीचे वाले से अगर हम इसको लिखें तो ज्यादा अच्छा निकल के आएगा। इसका डिस्टेंस जो है इसको हमने x से मान लिया, ए ब्लॉक का। इसका डिस्टेंस हमने, ये पुली p है, xp मान लिया। उसके बाद ये पहले वाले केस में जब पुली और इसका रिलेशन निकालना है तो ये रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लेते हैं या इसको रेफरेंस पॉइंट ले लोगे तो पुली और इसका कांस्टेंट रिलेशन लिखेंगे तो भाई x से प्लस x पुली इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1। तो इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पुली ए इज इक्वल टू, अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू बस देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पुली के बराबर। मतलब ब्लॉक अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो पुली भी ए एक्सेलरेशन से ही आ रहा है। अब हम लोग दूसरा वाला जो है इसके रेस्पेक्ट में कंसीडर करो कि भाई ये जो डिस्टेंस है इसका, ब्लॉक का इससे जो डिस्टेंस है वो एक्स बी मान लेते हैं और पुली का जो इससे डिस्टेंस है वो एक्स पी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगा स्ट्रिंग का ये हो जाएगा एक्स पी माइनस एक्स बी। ठीक है, पुली का जो
डिस्टेंस है यहाँ ग्राउंड से, और उससे XB को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो XP माइनस XB हो जाएगा। ये क्लियर है बच्चों? तो अब अगर दूसरा वाला स्ट्रिंग का हम लोग कांस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे तो XP माइनस XB, राइट, प्लस ऑफ XP, मतलब लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग है वो XP माइनस XB हो गया, राइट साइड में जो स्ट्रिंग है वो XP हो गया, इज इक्वल टू कांस्टेंट L2। ये वाला जो स्ट्रिंग है, दूसरा वाला जो स्ट्रिंग जो इस पे लगा हुआ है उसका लेंथ L2 कांस्टेंट। अब डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ये पहले 2 ऑफ XP है ना, इज इक्वल टू XB हो गया, सॉरी माइनस ऑफ XB इज इक्वल टू L2। डबल डिफरेंशिएट किया हमने तो ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ P, राइट, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू 0। तो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ P। तो अगर हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोगों ने निकाला था ब्लॉक A का एक्सेलरेशन जो है पुली के एक्सेलरेशन के बराबर है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका एक्सेलरेशन A मानते हैं तो नीचे इसका एक्सेलरेशन 2A हो जाएगा। क्लियर? सो इफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A is equal to A, then acceleration of block B is equal to 2A। ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, तो तुम किसी तरीके से निकाल सकते हो। तो देखो पुली शिफ्ट करके कितना आसान हो गया, यहाँ पे हम लोग को 2 बारी इक्वेशन लिखना पड़ा है ना। तो पुली शिफ्ट करके अगर तुम विजुअलाइज कर सकते हो तो तुम्हारा बहुत टाइम भी बचेगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? तो अब हम लोगों ने, हमारे पास एक रिलेशन आ गया। हमारे पास जो रिलेशन है ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A। सो इसको हम लोग ऊपर के तरफ A मान रहे हैं, ये एक्सेलरेशन 2A में। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, नीचे के तरफ mg लगेगा, एक T1 टेंशन हम इसमें मानते हैं कि टेंशन T1 है। ठीक है, और पुली बिकॉज मासलेस है, ठीक है, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन एंड मास ऑफ पुली कह रहा है, पुली मासलेस है, ये टेंशन T1 है, इधर इसमें भी टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 और T2 हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हें पता है कि जो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं, T1 ऊपर की तरफ है, mg नीचे है, और एक्सेलरेशन A ऊपर की तरफ है, ब्लॉक A का बना रहे हैं। तो इसमें जो इक्वेशन लिखेंगे, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा, तो T1 माइनस mg इज इक्वल टू ma हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा हम लोग ब्लॉक B का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसमें नीचे की तरफ mg है, ऊपर टेंशन T2 है, तो इसको हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो mg माइनस T2 इज इक्वल टू, ये 2A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, इज इक्वल टू m इंटू 2A। और तीसरा हम लोग इस पुली का बनाते हैं, तो ऊपर T1 और ये दोनों फोर्स नीचे इसको पुल कर रहा है स्ट्रिंग T2 से। ठीक है, तो T1 और T2 ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। क्यों? क्योंकि मासलेस पुली है तो मास इनटू एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2। ये हमारा तीसरा रिलेशन है। तो ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। अब हम लोग T1 के जगह ट्वाइस ऑफ T2 पुट करके हम लोग को टेंशन इन, तो ये पहले एक्सेलरेशन ब्लॉक, एक्सेलरेशन निकालना है दोनों ब्लॉक का, फिर टेंशन निकालना है, और टेंशन इन क्लैंप ऑफ पुली कनेक्टेड टू रूफ, ये वाला भी टेंशन निकालना है। मतलब कि ये पुली P1 मान लो, इसको पुली P2 मान लो, ये हम लोगों ने जो बनाया है P2 का बनाया है। P1 का बनाओगे पुली का, तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये मान लो कुछ T3 होगा, और यहाँ पे T1 और T1 है, तो पुली P1 का इक्वेशन लिखेंगे तो T3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन अब हो गए। तो अब इनको सॉल्व करेंगे हम लोग एक एक करके। तो T1 माइनस mg, तो T1 की जगह ट्वाइस T2 पुट कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ T2 माइनस mg इज इक्वल टू ma। दूसरा हमारा mg माइनस T2
इज इक्वल टू 2m। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसके, क्योंकि हम लोग को टेंशन को ये रिमूव करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास पहले 2t2 माइनस एम जे इज इक्वल टू एम ए था, और यहाँ पे हमारे पास 2mg माइनस 2t2 इज इक्वल टू 4ma हो गया। ऐड कर देंगे प्लस t2 माइनस t2 कट गया, 2mg माइनस mg इज mg इज इक्वल टू 5ma, a इज इक्वल टू g अपॉन 5 हो गया। तो एक्सेलरेशन a g बाई 5 हो गया, राइट। तो जो सेकंड वाले का एक्सेलरेशन है, जो ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन है, तो ब्लॉक बी, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। Acceleration of block A is equal to this. Acceleration of block B 2a होगा, which is equal to 2g by 5। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए पूछा हुआ था, तो ये हमारा 2g by 5 ये वाला आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। बाकी पार्ट जो है उसी में एक्सटेंशन है, उनका यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रखा है, बट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन ब्लॉक ए का निकल गया, ब्लॉक बी का निकल गया। अब हम लोग किसी वाले में इक्वेशन में डाल देते हैं, मान लो इस वाले इक्वेशन में, सेकेंड वाला जो इक्वेशन है उसमें अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, mg माइनस टी टू इज इक्वल टू 2m इंटू ए कितना है, g बाई 5। तो अब T2 इज इक्वल टू mg माइनस 2mg बाई 5। ठीक है, 5 माइनस 2 ये हो जाएगा हमारे पास 3mg बाई 5। ये हमारा टेंशन T2 होगा। सो टेंशन T2 इज इक्वल टू 3mg बाई 5 हो गया। तो और उसके बाद T1 को निकालना है तो ट्वाइस ऑफ T2 होता है, तो ये हो जाएगा 6mg बाई 5, और T3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1 होता है, मतलब 12mg बाई 5। तो ये फिफ्थ पार्ट जो है ये 12mg बाई 5 हो गया, फिफ्थ पार्ट। टेंशन इन स्ट्रिंग ऑफ ब्लॉक ए, तो T1 निकालना है, ये फोर्थ पार्ट हो गया 6mg बाई 5। और उसके बाद टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टेड टू ब्लॉक बी निकालना है, T2 निकालना है, तो ये थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, 3mg बाई 5। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ this block B is 2g by 5 and block A is g by 5। क्लियर है बच्चों? Yes. समझ में आ गया सबको? आगे चले नेक्स्ट वाले पे। Yes, sir. Yes, sir. देखो एक इस तरह का क्वेश्चन काफी तुम क्वेश्चंस बुक्स में देखोगे, और इसमें फिर घबराहट होती है कि भाई अभी तक तो ऐसा तो कनेक्शन हमने देखा नहीं कि ये छोटा पुली बड़ा पुली कहीं कुछ अलग तो नहीं आएगा। इसमें कुछ अलग नहीं आता है, जैसे हम लोग अभी कर रहे थे वैसे ही है कि भाई अब मैं ना शिफ्ट करके ही करूंगा। ये अगर हम लोगों ने x डिस्टेंस इसको शिफ्ट कर दिया ऊपर, ठीक है, तो इधर भी x इधर भी x, दोनों तरफ x x स्ट्रिंग खुल गया। ये स्ट्रिंग खुलने वाला सबको समझ में आ गया ना बच्चों? Yes, sir. तो ये देखो इधर x खुला इधर x खुला, तो ये वाला जो पोर्शन है ये 2x डिस्टेंस से नीचे जाएगा, मतलब इधर वाला जो स्ट्रिंग है। मतलब कि अगर हम बात करें इस 2 kg वाले ब्लॉक का, कि इसका अगर एक्सेलरेशन a है, तो ये वाला जो पोर्शन है उसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा। ठीक है, सो अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, if the free end of the string is pulled with force 20 Newton is shown as shown is equal to, तो हम लोग को 2 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन मतलब a एक्सेलरेशन निकालना। तो ये समझो कि जो हमारा जो इस पे जो फोर्स लग रहा है F फोर्स से खींच रहा है, और ये स्ट्रिंग वगैरह का मास वास नहीं दे रहा, मासलेस स्ट्रिंग मानेंगे, इस वाले पोर्शन को हम 20 न्यूटन से खींच रहे हैं।
राइट। और यहाँ पे जो टेंशन टी है, कुछ टी टेंशन है, राइट। और ये जो है 2a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, बट इसका जो मास है, हम लोग तो मास कंसिडर करेंगे नहीं, तो ये जो फोर्स है ये बेसिकली 20 न्यूटन के बराबर। टेंशन जो टी है, हम लोग इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, मान लो ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो टेंशन टी इज इक्वल टू 20 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट का कोई मास नहीं है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये वाले पुली पे, जो ये पुली ए है, इस पुली पे आ जाते हैं। इस पुली पे बिकॉज ये पूरा स्ट्रिंग एक ही है, ये जो यहाँ से लेके ये पूरा स्ट्रिंग जो लगा हुआ है, ये पूरा स्ट्रिंग एक ही है, तो पूरे पे टेंशन सेम होगा। तो इधर टेंशन टी हो गया, इधर टेंशन टी हो गया, और नीचे टेंशन लेट्स से टी डैश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिकॉज पुली मासलेस है, तो यहाँ पे 2t इज इक्वल टू टी डैश हो गया, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तो इससे हमें क्या मिल गया, टी डैश इज इक्वल टू 40 न्यूटन मिल गया। अब तीसरा हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम इस 2 kg वाले ब्लॉक का बनाएंगे, ठीक है। इसमें 2 kg ब्लॉक का अगर हम लोग बनाते हैं तो टी डैश फोर्स से ऊपर खींच रहा है और mg नीचे लग रहा है, तो जो ये जो है एक्सेलरेशन हम लोग देखेंगे अभी। अब देखो यहाँ पे टी डैश कितना है, 40 न्यूटन है, और mg कितना है, 2 इंटू 10, 20 न्यूटन नीचे की तरफ है। mg इज इक्वल टू 2 इंटू 10, दैट इज 20 न्यूटन, और टी डैश इज इक्वल टू 40 न्यूटन। मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, फोर्स ऊपर ज्यादा है नीचे से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टी डैश माइनस ऑफ mg। ये डिसाइड करना इसलिए जरूरी है कि हमें पता चलेगा कि बेसिकली फोर्स किधर, नेट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर वाला ज्यादा है इसलिए ऊपर माइनस नीचे जो फोर्स लग रहा है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई टी डैश है 40 माइनस 20 हो गया, मास है 2 इंटू ए, 40 माइनस 20, 20/2 इज इक्वल टू ए हो गया। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो इन सबको ये 2a निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ा, हम लोग को कांस्टेंट रिलेशन निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट का कोई मास नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ मास होता तो कांस्टेंट का जरूरत पड़ता, अभी तो कांस्टेंट का भी जरूरत नहीं पड़ा, हम लोग डायरेक्टली यही एक्सेलरेशन निकाल सकते। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये 2 blocks of masses m is equal to 5 kg and capital M is equal to 10 kg। तो ये स्मॉल m एक है मास, एक कैपिटल M है, दोनों का मास दे रखा है, कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली बी। एक स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। अनदर स्ट्रिंग कनेक्ट्स द सेंटर ऑफ द पुली बी टू द फ्लोर। तो ये जो दूसरा स्ट्रिंग है ये पुली बी को फ्लोर से यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करके रखा है। एंड पासेस ओवर अनदर पुली ए एज सोन। और ये किसके थ्रू पास करता है, ए के थ्रू पास करता है। बोथ द पुलीज आर मासलेस, पुली का कोई मास नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक मास m एंड कैपिटल M फोर्स इज इक्वल टू 300 न्यूटन। मान लो तुमने यहाँ पे 300 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है। तो 300 न्यूटन फोर्स लगाया। अब हम लोग समझते हैं, मान लो इसमें एक्सेलरेशन t है और इधर एक्सेलरेशन t है, राइट। तो बिकॉज ये मासलेस पुली है, तो इसका ये जो टेंशन T और टेंशन T था, इस पे टेंशन 2T हो जाएगा ये वाले पोर्शन पे, और ये 2T है, पूरे स्ट्रिंग पे सेम टेंशन 2T और 2T। और बिकॉज ये भी मासलेस है तो F इज इक्वल टू 2T प्लस 2T, 4 टाइम्स टेंशन T हो जाएगा।
2t प्लस 2t को ऐड करके, है ना। तुम अगर फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हो, ये F है, एक टेंशन इधर लग रहा है 2t से और दूसरा टेंशन 2t के बराबर इधर लग रहा है, तो F इज इक्वल टू 2t प्लस 2t 4t कर लेते हैं। F का वैल्यू 300 न्यूटन है, 4 टाइम्स टेंशन, टेंशन का वैल्यू क्या हो गया 300/4, दैट इज 75 न्यूटन। टेंशन का वैल्यू 75 न्यूटन हो गया। अब नीचे वाले ब्लॉक इस पे आते हैं, ठीक है, ये 2t मतलब 150 न्यूटन इधर लग रहा है, इस पे 75 न्यूटन और 75 न्यूटन आ गया, ठीक है। ये हम लोग पुली बी का बनाए हैं, पुली ए का बनाए हुए हैं। F इज इक्वल टू 300 न्यूटन था, राइट। तो ये दोनों 150 हो गया। और अगर हम लोग अब हम लोग मास कैपिटल M के बारे में देखते हैं, तो देखो ऊपर फोर्स लग रहा है यहाँ पे 75 न्यूटन, टेंशन T जो है 75 न्यूटन के बराबर, और कैपिटल M का मास 10 kg, तो ये क्या हो गया 10g विच इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 10g विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन, g का वैल्यू 10 लेंगे। ये ग्राउंड पे रखा है, एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से बड़ा है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। नेट फोर्स तो नीचे ही लग रहा है ना, तो एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड पे लगेगा, राइट। तो बिकॉज ये जो टेंशन T है ये 100 न्यूटन से छोटा है, इसीलिए ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। ये ब्लॉक कैपिटल M वाला ब्लॉक वहीं पे स्थिर रहेगा, है ना, इट विल नॉट मूव, राइट। तो ये 70, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा बेसिकली 0 हो जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन प्लस टेंशन T इज इक्वल टू mg के बराबर, नॉर्मल रिएक्शन प्लस 75 इज इक्वल टू 100 और n इज इक्वल टू 25 न्यूटन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन 25 न्यूटन हो गया। जब तक नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं होगा तब तक ये इसका कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा। कांटेक्ट फोर्स कब तक लगता है, जब तक कि ये कांटेक्ट में है। तो मास m कांटेक्ट में है, ये इससे पता चल रहा है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का कुछ वैल्यू है। अब अगर स्मॉल m वाले मास के लिए अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, स्मॉल mg का वैल्यू करो, स्मॉल m 5 kg है, 5 × 10 50 न्यूटन, और तुम इसको ऊपर खींच रहे हो T टेंशन से जिसका वैल्यू 75 न्यूटन। तो अब देखो ये जो फोर्स है इस फोर्स से बड़ा है, तो अब ये मूव करेगा, मतलब ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जाएगा इसके साथ, है ना। ये यहीं पे रुका रहेगा और ये ऊपर के तरफ जाएगा। तो जो अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे T माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू ma, ऊपर के तरफ एक्सेलरेट कर रहा है यहाँ पे। सो T माइनस mg मतलब 75 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 × a, 25/5 is equal to a, that means small a is equal to 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a वाले ब्लॉक का स्मॉल m, हम लोग को एक्सेलरेशन किसका, स्मॉल m और बड़े m का निकालना है। स्मॉल m का एक्सेलरेशन 5 हो गया और बड़े m का एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 0, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, तो तुम्हें समझना होगा कि तुम कब, मतलब ऐसे अंदाजे से नहीं कि हम दोनों को मान लेंगे ऊपर जा रहा है, फोर्स निकालेंगे और उससे देखेंगे कि ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, या उसका सरफेस छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। टेंशन निकाला, ये 75 न्यूटन, ये 50 न्यूटन, तो ये मूव करेगा। यहाँ पे टेंशन निकाला 75 न्यूटन और ये 100 न्यूटन, तो ये मूव नहीं करेगा, वेट ज्यादा है, ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं उससे ज्यादा वेट है, इसीलिए ये मूव ही नहीं करेगा, जमीन पे टच करता हुआ रहेगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब एक और क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो कोशिश मैंने की है कि सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लें क्लास में, जिससे कि
तुम्हारे ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े। अभी क्या है कि if the pulley is pulled down with a force of 120 Newton as shown in the figure, find the acceleration of 8 kg block, then the acceleration of 8 kg block will be, कितना acceleration होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अब ये देखो, इसको तुम 120 न्यूटन से खींच रहे हो, पुली का कोई यहाँ पे हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि पुली मासलेस है, कोई मास नहीं लगा हुआ, तो कांस्टेंट रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों का एक्सेलरेशन में कोई रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पुली मासलेस, अब हम लोग इस पे मान लेते हैं भाई टेंशन टी, टेंशन यहाँ T1 मान लो, इस पे T1 मान लो। अब देखो ये स्ट्रिंग सेम है, जो स्ट्रिंग पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लगा हुआ है, सेम स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो टेंशन तो सभी में सेम ही होगा, राइट। तो 120 न्यूटन है, और ये अगर हम लोग इधर वाले का बनाएं 120 न्यूटन फोर्स हम लोग नीचे लगा रहे हैं, और ऊपर जो टेंशन लगा रहे हैं ये T1 और T1 लगा रहे हैं, मतलब ट्वाइस ऑफ T1 इज 120, तो T1 इज इक्वल टू 60 न्यूटन हो गया। तो हमारा ये 60 न्यूटन जो टेंशन के का फोर्स है। अब इस पे आते हैं, इस ब्लॉक वाले पे आते हैं, T1 और ये मान लो ये नीचे खींच रहा है इसको T2 से, तो इधर T1 इधर T1, और इस पे नीचे जो फोर्स लग रहा है, ये पुली ए है, ये पुली बी है, पुली सी है, हम पुली ए और पुली सी का बना रहे हैं, ये T2 हो गया। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे तो T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1, तो T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1, मतलब 60 प्लस 60 120 न्यूटन हो गया। ठीक है, ट्वाइस T1 इज 120 न्यूटन। T2 निकल गया, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम 8 kg वाले का बनाएंगे। 8 kg वाला 8g नीचे हो गया और ऊपर T2 हो गया, राइट। हम लोग अब देखते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो क्या है। 8g मतलब 8 इंटू 10 80 न्यूटन है, और T2 जो है 120 न्यूटन ऊपर लग रहा है। ठीक है, सो अब ये 120 न्यूटन 80 न्यूटन, तो ये ऊपर के तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो एक्सेलरेट करेगा ऊपर के तरफ, तो एक्सेलरेट ऊपर के तरफ करेगा। T2 माइनस 8g इज इक्वल टू 8a एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका। अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 8a, सो 40 बाई 8 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 108 का सेकेंड वाला ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? तो बहुत ज्यादा ये सब स्ट्रिंग लगे रहने से घबराना नहीं है, उसको देखोगे समझोगे, और जो अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, बन जाएगा। तुम देखो ये तो ज्यादा आसान क्वेश्चन है ना, जहाँ पे कॉन्स्टेंट भी नहीं लिखना पड़ा, टेंशन अपने आप पूरे स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग जो लगा हुआ रहेगा उस पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन होता है। तो ये पूरे स्ट्रिंग में अगर उसके बीच में कोई ब्लॉक मास नहीं लगा, तो यहाँ कोई मास नहीं लगा हुआ है बीच में, तो इसीलिए सब मासलेस पुलीज हैं, इसीलिए पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि दो टेंशन, दो स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग नहीं है, तो इसीलिए दोनों में टेंशन अलग अलग था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वैल्यूज लिखे और डिसाइड किया कि कौन सा फोर्स बड़ा है, उसके हिसाब से हमने एक्सेलरेशन देख लिया किधर हो रहा है। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब तो पुली वाले क्वेश्चन में आ गया कॉन्फिडेंस, कर लोगे अब पुली वाले जहां से भी क्वेश्चन देंगे? यस सर। यस सर। जहां से भी मतलब इजी ही देंगे, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा आपको जो कि बन ना सके। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे, जो अभी डीपीपी आज हम रात में शेयर करेंगे, तो उसको करना। फिर बहुत सारे पुलिस के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि पुली का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है अपने एंड से। आगे चलते हैं। देखो एक इस तरह का क्वेश्चन काफी तुम देखोगे, एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और अपने आप को बैलेंस किया है, मतलब वो प्लेटफॉर्म जिस पे खड़ा है ना, उसका उससे जो स्ट्रिंग लगा हुआ है वो स्ट्रिंग उसके हाथ में है और वो उसको बैलेंस किए। एक सेकेंड बच्चों, जस्ट होल्ड कर।
ओके, सो ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ये जो स्ट्रिंग लगा हुआ है ना, उसका दूसरा एंड इस आदमी ने खुद पकड़ रखा है, ठीक है। सो टू पेंट द साइड ऑफ ए बिल्डिंग, पेंटर नॉर्मली hoist himself with by pulling on the rope A in the figure. मास ऑफ पेंटर इज 80 kg. इस आदमी का वेट जो मास जो 80 kg है और प्लेटफॉर्म का वेट जो है 20 kg, जिस पे खड़ा है ना, ये जो ट्राइंगुलर प्लेटफॉर्म जो है, इसका वेट है मास है 20 kg. विथ वॉट फोर्स पेंटर शुड पुल द रोप सो दैट ही इज एट रेस्ट. मतलब कि उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस पे जिससे कि ये पूरा जो है, मतलब ये जो आदमी है ये रेस्ट पे रहे. फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन फाइंड नॉर्मल फोर्स n बिटवीन मास एंड प्लेटफॉर्म एंड मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ प्लेटफॉर्म एंड फाइंड n अगेन. तो बेसिकली क्या है, तुमने अगर यहाँ पे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग हम लोग देखते हैं. तो अगर हम लोग इस प्लेटफॉर्म का देखें, प्लेटफॉर्म पे एक आदमी जो खड़ा है, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन n से पुश कर रहा होगा प्लेटफॉर्म को. प्लेटफॉर्म का खुद का वेट है ना, प्लेटफॉर्म का खुद का वेट मान लो m1 है मास प्लेटफॉर्म का और आदमी का मास m2 है ना, हम एज्यूम कर रहे हैं. तो यहाँ पे m1g मतलब कि ये हो गया m1 और ये जो हो गया m2 है ना. अब ये m1g नीचे लग रहा है, टेंशन T ऊपर के तरफ लग रहा है. ये फ्री बॉडी डायग्राम किस चीज का हो गया, प्लेटफॉर्म का. अब आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये एक स्ट्रिंग को पकड़े हुए जिसको रोप को पकड़ के खींच रहा है, राइट. रोप को पकड़ के खींच रहा है, रोप इसको वापस इसको खींचेगा टी टेंशन से, है ना. तो टी टेंशन से ये इसको रोप इसको खींच रहा है. इसका खुद का जो वेट है वो m2g हो गया और एक नॉर्मल रिएक्शन जो होगा जो प्लेटफॉर्म उस पर लगा रहा है, बिकॉज m2g से ये पुश करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर के तरफ लगेगा, सेम नॉर्मल रिएक्शन जो कि यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स है, दोनों दो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना. एक्शन अगर हम बात करें जो प्लेटफॉर्म पे n लग रहा है, रिएक्शन इस आदमी पे लग रहा है, रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है n जो ऊपर के तरफ लग रहा है. फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का समझ में आया आपको. अब बिकॉज ये सब चीज रेस्ट पे है, बिकॉज ये सारी चीजें रेस्ट पे है, आपको कह रहा है मास ऑफ विथ व्हाट फोर्स पेंटर शुड पुल द रोप सो दैट ही इज एट रेस्ट. मतलब हमें किस फोर्स से पुल कर रहा है, मतलब टेंशन टी निकालना है. जिस फोर्स से वो रोप को पुल करेगा वही फोर्स रोप उस पे लगाएगा. तो रोप इस पे क्या फोर्स लगा रहा है, टी टेंशन लगा रहा है, तो सेम फोर्स से ये इसको पुल कर रहा होगा जिससे एक्शन और रिएक्शन पेयर बने. अब इसका इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग देखते हैं भाई m2g, राइट, m2g इज इक्वल टू n प्लस टी और यहाँ पे लिखेंगे t इज इक्वल टू n प्लस m1g. ठीक है बच्चों. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को टी फोर्स निकालना है तो n को रिप्लेस करना पड़ेगा. n हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं, n क्या हो जाएगा, t माइनस m1g हो जाएगा. ये मेरा पहला इक्वेशन था, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा. इस दूसरे इक्वेशन को पहले वाले में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो फ्रॉम 1 and 2 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा m2g इज इक्वल टू t माइनस m1g प्लस ऑफ t. दोनों को ऐड कर लो, 2t उधर लेके चले जाओ, m1 प्लस m2, राइट. सो m1 प्लस m2g इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेंशन t. हमें टेंशन t निकालना है तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2g डिवाइडेड बाय 2. ये हमारा टेंशन t हो जाएगा. ठीक है. अब अगर हम लोग वैल्यूज पुट कर लें यहाँ पे तो कैपिटल T, मास m1 कितना है 80 और 20, तो 80 प्लस 20 इंटू जी कितना है 10 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल कर दो. 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500 न्यूटन हो गया. तो टेंशन T कितना हो गया 500 न्यूटन. ये पहला वाला इक्वेशन आ गया हमारा, पहला वाला पोर्शन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. सेकंड कह रहा है फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन फाइंड नॉर्मल फोर्स n बिटवीन मास एंड प्लेटफॉर्म.
तो n अगर हम लोग को निकालना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो सेकेंड पार्ट के लिए। अब n हम लोग को निकालना है, n इज इक्वल टू टेंशन T है 500 न्यूटन, और m1 मास जो है इसका है 20 kg, 20 इंटू 10 200, 500 माइनस 200 नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया 300 न्यूटन। तीसरा पार्ट कह रहा है मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ प्लेटफॉर्म एंड फाइंड अगेन एन अगेन। यहाँ पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम मानते हैं प्लेटफॉर्म का, तो यहाँ पे सेकेंड वाले में n इज इक्वल टू, ये तो इसी से हम लोगों ने निकाला है, सेम ही चीज आएगा, दोनों से सेम है भाई। सेम नॉर्मल रिएक्शन है तो अलग अलग क्यों आएगा? फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग पहले ही बना चुके। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो हमेशा कभी भी इसको पूरा सिस्टम मत माना करो, अलग अलग माना करो, आदमी को अलग प्लेटफॉर्म को अलग, और दोनों को सेपरेट कर दो। एक नॉर्मल रिएक्शन, ये इसको नीचे के तरफ जो फोर्स लगा रहा होगा n अलग, और प्लेटफॉर्म जो इस पे लगा रहा होगा n, ये दोनों को अलग अलग मान के और उसके बाद सॉल्व कर दो इक्वेशन को, आ जाएगा आंसर। अगर साथ मिलेंगे बना तो सकते हैं, बट वो खिचड़ी पक जाएगा, फिर वो समझ में नहीं आएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसीलिए कभी भी मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को ब्रेक करके करना ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब इसी का दूसरे रूप में क्या कह रहा है? टू पेंट द साइड ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, टू पेंट द साइड ऑफ द बिल्डिंग, पेंट, तो यहाँ पे with what force painter should pull the rope so that he is accelerated upward with a rate of 2 meter per second square। वहां पे क्या था भाई? उसको स्टेशनरी रहना था, यहाँ पे ये एक्सेलरेट करना है। तो अगर प्लेटफॉर्म का हम लोग बनाए, नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा, ये जो इसको हम लोग मान रहे थे m1 और यहाँ पे मान रहे थे m2, तो ये इस पे फोर्स हो गया m1g और जो टेंशन T हो गया। अब देखो, ये टेंशन T ज्यादा होना चाहिए इन दोनों के फोर्स से, जिससे कि ये एक्सेलरेट ऊपर के तरफ करे, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इससे। और आदमी का बनाएंगे, इस पे टेंशन T ऊपर लग रहा है, जो वेट इसका m2g नीचे के तरफ, नॉर्मल रिएक्शन n है, और ये आदमी, बिकॉज अगर हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये आदमी भी तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, राइट? आदमी क्योंकि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो भी तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, राइट? तो पहले अगर हम लोग इसका बनाते हैं, तो इसको इक्वेशन लिखेंगे। देखो ये फ्री, तुम अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे इसके अंदर रखोगे ना, तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा आदमी पे, और अगर तुम ऑब्जर्वर बाहर रखोगे, जैसे अभी हम मान रहे हैं ऑब्जर्वर बाहर है, उसको क्या दिखेगा? बिकॉज प्लेटफॉर्म ऊपर ये एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये भी ये एक्सेलरेशन से जाता दिखेगा। अभी हम स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे। अगर स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाते तो ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म के अंदर रहता, उसको ये आदमी एक्सेलरेट करता हुआ नहीं दिखता, लेकिन बिकॉज वो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स लग रहा होता है, ma फोर्स एक m2a के बराबर, तो वो बात बराबर है। तुम स्यूडो फोर्स कंसीडर करो या नहीं कंसीडर करो, इक्वेशन सेम आएगा तुम्हारा। इस वाले इक्वेशन को लिखें पहले वाले से, तो ये हमारा हो जाएगा t माइनस n प्लस m1g। भाई ऊपर फोर्स है t, नीचे जो फोर्स है n प्लस m1g है, ये दोनों फोर्स का जो सम है ऊपर वाले फोर्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये m1a निकल के आ जाएगा। और अगर हम लोग आदमी का देखेंगे, आदमी पे फोर्स ऊपर लग रहा है t प्लस n, और नीचे फोर्स लग रहा है m2g, और ये भी एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर m2a से। अब हम लोग को a का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोगों को t टेंशन निकालना है। सो अब ये देखो हमारे पास इक्वेशन है t माइनस n माइनस m1g, मतलब माइनस 200
इज इक्वल टू 20A, और दूसरा जो इक्वेशन लिखेंगे T प्लस N माइनस M2G 800 इज इक्वल टू 80A हो गया। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे प्लस एन माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, 2T माइनस 1000 इज इक्वल टू 100A, राइट। उसके अलावा ये हम लोग को दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, सो 2T माइनस 1000 इज इक्वल टू 100 इंटू 2, ये एक्सेलरेशन दे रखा था हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 200 हो गया, तो 2T इज इक्वल टू 1000 प्लस ऑफ 200, दिस इज 1200। तो अब हमारे पास टेंशन T कितना आ जाएगा, 1200 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 600 न्यूटन आ गया टेंशन। यहाँ टेंशन 600 न्यूटन आ गया, किसी वाले में भी सब्स्टिट्यूट कर लो, n का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो टेंशन T इज इक्वल टू 600 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन अगर हम लोग देखते हैं किसी में, पहले इसी वाले में डाल देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसमें डाल देते हैं, तो ये फर्स्ट वाले में डालेंगे तो 600 माइनस n माइनस 200 इज 20 इंटू 2 40, 600 माइनस 200 हो जाएगा 400 माइनस 40 इज n, n इज इक्वल टू 360 न्यूटन। फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना ही चुके हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जो इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उसमें वही बस तुमको कांस्टेंट रिलेशन और ये सब टेंशन टी सब ये सब चीज देखना पड़ेगा, है ना। कांस्टेंट रिलेशन भी क्या मतलब टेंशन टी के हिसाब से देखना पड़ेगा। सो स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन which supports the find the force with which the man should pull on the rope to keep the lift stationary। तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, आसान है, बस टेंशन टी देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे, सॉरी ये तुम लोग खुद से कर सकते हो, ऊपर टेंशन टी ऊपर टेंशन टी, ये 2T लग गया और एक टेंशन टी ये आदमी को ऐसे खींच रहा है, तो टोटल इस पे जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ये पूरे पे टेंशन टी है, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन n नीचे की तरफ है और लिफ्ट का जो मास है 50 kg, तो ये 50 G नीचे की तरफ लग गया, और ये टेंशन T और टेंशन T, दो 2T लग रहा है यहाँ पे, T और T अलग से मान ले, या इसको अगर तुम पुली का अलग से बनाओगे, राइट, तो ये T हो गया और ये T हो गया, और नीचे मान लो T डैश है, T डैश इज इक्वल टू 2T हो गया। अगर नहीं भी बनाओगे तो तुम सीधे यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई ऊपर फोर्स 2T लग रहा है इसमें, राइट, यही फोर्स लग रहे हैं इस पे। अब हम लोग, और ये स्टेशनरी है तो ये सब बैलेंस होगा। आदमी का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये इसका, अच्छा, जो फोर्स नीचे की तरफ वेट लगेगा 70 G लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n है और टेंशन T है। तो अब हम लोग इसको दोनों का इक्वेशन अलग अलग लिखेंगे, 2T इज इक्वल टू n प्लस 50G, या 2T इज इक्वल टू n प्लस 500 न्यूटन, पहला इक्वेशन, और यहाँ पे लिखेंगे T प्लस n इज इक्वल टू 700 न्यूटन, ये दूसरा इक्वेशन। हम लोगों को निकालना है फोर्स विथ विच द मैन शुड पुल, F T का वैल्यू निकालना है, तो n को सब्स्टिट्यूट करना है, तो n इज इक्वल टू 700 माइनस n हो जाएगा T का वैल्यू, n का वैल्यू यहाँ पर से 700 माइनस T हो गया। इससे हम लोग फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो,
सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो 2t इज इक्वल टू n, मतलब 700 माइनस टी प्लस ऑफ 500 हो गया, तो मतलब 3t इज इक्वल टू 1200, t इज इक्वल टू 400 न्यूटन। t 400 न्यूटन हो गया, n का वैल्यू निकालना होगा तो 700 माइनस 400 इज इक्वल टू 300 हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. ये उसी के जैसा है, तुम लोग खुद से कर लेना, सेम सेम क्वेश्चन है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। अब ये एक क्वेश्चन है, ये काफी पूछा जाता है, इसमें 2-3 ऐसे लगा हुआ है तो बच्चों को थोड़ा सा ऐसे घबराहट होता है। इसको भी कर लेते हैं तो फिर आप लोग का ये कॉन्स्ट्रेंट वाला सारा ऑलमोस्ट हो जाएगा। ये कह रहा है मैन ऑफ मास m स्टैंड्स ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल मास m, मतलब इसका मास m है और प्लेटफॉर्म का भी मास m, ठीक है। Pulls himself by 2 ropes passing over the pulley as shown. If he pulls each rope with a force equal to half his weight, his upward acceleration would. तो वो जो पुल कर रहा है दोनों फोर्स को अपने वेट के आधे फोर्स से पुल कर रहा है, पासिंग और पुल्ली, इफ ही पुल्स ईच रोप विथ अ फोर्स इक्वल टू हाफ हिज वेट, उसका वेट mg है, तो ये जो देखो ये जो फोर्स इसको पुल कर रहा है ईच रोप, मतलब ये टेंशन t लगा रहा है और इसको भी टेंशन t लगा रहा है, और t का वैल्यू दे क्या रखा है, mg/2 के बराबर दे रखा है। तो अगर हम प्लेटफॉर्म का और आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाएं, प्लेटफॉर्म पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक टेंशन t लग रहा है, इधर भी टेंशन t लग रहा है, ये जो टेंशन t और टेंशन t है, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन n होगा, नॉर्मल रिएक्शन मतलब जो ये आदमी फोर्स लगा रहा है इस पे वो हो गया, और एक इसका खुद का वेट mg हो। स्टेशनरी है, ठीक, अच्छा अभी स्टेशनरी हमें नहीं पता है, हमें अपवर्ड एक्सेलरेशन निकालना है कि इफ ही पुल्स each of the rope with a force, his upward acceleration would be, मान लो upward acceleration a है इसका, ठीक। तो अब हम अगर हम लोग लिखेंगे तो t प्लस टी माइनस n माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन a, 2t माइनस n माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू ma, ये मेरा पहला हो गया। दूसरा, ये अगर आदमी पे है एक फोर्स इधर और इधर t और t लग रहा है, और अच्छा t का वैल्यू mg/2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स mg/2 माइनस n माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो mg माइनस mg ये दोनों कैंसिल हो गया, सो माइनस n इज इक्वल टू ma हो गया, ठीक है। तो माइनस n इज इक्वल टू ma मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन देखो अभी 0 आ जाएगा, यहाँ पे यही चेक कर लेते हैं। अब इसका जो वेट है mg हो गया, नॉर्मल रिएक्शन n हो गया, और ये भी एक्सेलरेट a से ऊपर कर रहा है, तो ये हो गया 2 टाइम्स t प्लस n माइनस mg इज इक्वल टू ma, mg/2 हो गया, तो mg/2 मतलब 2 टाइम्स mg/2 प्लस n माइनस mg इज इक्वल टू ma, ये कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू ma, तो n भी ma के बराबर है और यहाँ n माइनस ma के बराबर। ये कब संभव है, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, राइट। भाई इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, n इज इक्वल टू ma, तो ma इज इक्वल टू माइनस ma, मतलब ट्वाइस ऑफ ma इज इक्वल टू 0, तो a क्या हो जाएगा, 0 के बराबर है। आ गया समझ में? Yes, sir. इससे हमें पता चला कि एक्सेलरेशन 0 है। पहले से नहीं एज्यूम करेंगे, सॉल्व करके निकालेंगे तब पता चलेगा कि एक्सेलरेशन 0।
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लेते हैं. The pull P is just sufficient to keep the 14 Newton block in equilibrium. मतलब हम जो ये फोर्स लगा रहे हैं ये इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए काफी है. अब देखो 3 अलग अलग स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ये अलग हो गया, दूसरा स्ट्रिंग ये अलग हो गया, तीसरा स्ट्रिंग ये अलग हो गया. अब इसको है ना, पुलीज आर आइडियल, फाइंड द टेंशन टी इन द केबल कनेक्टेड विद द सीलिंग. भाई बहुत ही सिंपल है, ये 14 न्यूटन ब्लॉक है, मतलब नीचे जो फोर्स लग रहा है वो 14 न्यूटन लग रहा है. अब मान लो ये P है, इधर खींच रहे हैं, ऊपर टेंशन T होगा, यहाँ पे भी टेंशन T हो गया, ये T और T जो है ना, इस पे टेंशन कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा. तो यहाँ भी आ गया ऊपर टेंशन 2T. अब ये 2T मिलके ये कितना हो गया, 4T. तो ये ऊपर की तरफ एक और फोर्स आ गया 4T. 4T और 4T मिलके यहाँ पे कितना फोर्स हो गया, 8T. तो तुमको जो निकालना है टेंशन इन द केबल कनेक्टेड विद सीलिंग, मतलब 8T का वैल्यू निकालना है. अब यहाँ पे देखो ये सब क्या है, ये जो ब्लॉक पे जो फोर्सेस लग रहा है, ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक टेंशन T इधर, 2T इसके वजह से, 4T इसके वजह से, और इसका वेट 14 न्यूटन इधर. और ये सब बैलेंस है, मतलब 4 + 2 7 + 1 4T + 2T + T इज इक्वल टू 14 न्यूटन होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में, मतलब 8T इज इक्वल टू 14 न्यूटन हो गया. तो 8T 14 न्यूटन हो गया, यही तो हमें निकालना है भाई. टेंशन इन द केबल कनेक्टेड विद द सीलिंग, मतलब 8T का वैल्यू निकालना था, वो 14 न्यूटन हो गया. इसका आंसर 14 न्यूटन. ठीक है, देखने में कितना ये लग रहा था. अच्छा हम लोग ने कुछ गड़बड़ कर दिया, सॉरी. 4 2 6 और एक साथ 70 है ना, 70 14 न्यूटन हो गया, T इज इक्वल टू 2 न्यूटन हो गया, और हमें 8T का वैल्यू निकालना है, 8 × 2 16 न्यूटन. यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये वेलोसिटी कांस्टेंट वाली चीज है, इसको थोड़ा सा समझो, ये कॉन्सेप्ट भी काफी यूज होता है. So components of velocity along the length of the string of any 2 points of the string must be same. Otherwise, either length of the 2 string will increase or string will get slack. मतलब देखो अगर हम लोग ये पोर्शन स्ट्रिंग का v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ये पोर्शन v1 वेलोसिटी से जा रहा है, स्ट्रिंग के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, स्ट्रिंग के अलोंग जो इसका कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट v2 cos θ2 हो गया, और इधर जो कंपोनेंट है ये v1 cos θ1 हो गया. अब ये दोनों कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए. क्यों? अगर इक्वल नहीं होंगे, मतलब पूरा स्ट्रिंग सेम वेलोसिटी से मूव करेगा ना, अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्ट्रिंग या तो एक्सटेंड कर रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, या स्ट्रिंग जो है कंप्रेस हो रहा है, उसका साइज छोटा हो जा रहा है, स्लैक हो जा रहा है. मतलब या तो स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा या स्लैक ढीला हो जाएगा. तो अगर स्ट्रिंग में एक्सटेंशन नहीं हो सकता है और ढीला हम लोग नहीं कर सकते, उसको हमेशा टाइट रखना है, तो उस केस में तुम्हारा v1 cos θ1 और v2 cos θ2 सेम होना चाहिए. सो इन फिगर अबव the velocity of point 1 on the string is v1 and it is making an angle θ1. तो component of velocity of point 2 along string is v1 cos θ1, point 1 होगा. ठीक है. Again velocity of point 2 v2
मेकिंग एंगल थीटा विद थीटा 2 विद द स्ट्रिंग, तो कंपोनेंट उसका v2 cos थीटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डज नॉट चेंज, तो उस केस में क्या होगा, जो स्ट्रिंग का वेलोसिटी दोनों पॉइंट पे सेम होगा स्ट्रिंग के अलोंग। सो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग ऑफ एनी 2 पॉइंट मस्ट बी सेम। ठीक है, अब एक कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो इससे ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। So two blocks A and B are connected with inextensible string and moving as shown in the figure. ये दो ब्लॉक है, एक ये यहाँ पे छोटा सा मास है और एक ब्लॉक है A and B are connected with an inextensible string and moved as shown in figure. If V1 and V2 are respective speeds of the body A and block B, तो इसका जो स्पीड है वो V1 है और इसका जो स्पीड है वो V2 है। ठीक है, देन डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द टू वेलोसिटीज। अब देखो ये थीटा है, तो ये जो इसका कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग वो क्या हो जाएगा, v1 cos थीटा 1 थीटा, क्योंकि ये भी थीटा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इसका v1 का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग निकाल लिया, v1 cos थीटा निकल गया, और यहाँ पे इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग v2 ही है। तो हम लोगों ने देखा स्ट्रिंग के अलोंग सेम होना चाहिए वेलोसिटी, मतलब v2 इज इक्वल टू v1 cos थीटा। ये हमारा रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर्स, इन द फिगर शोन रॉड ऑफ लेंथ L इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ये एक रॉड है, इसका यहाँ पे एंगल थीटा है, राइट। तो ये वाला जो एंगल ये 90 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब और इसका लेंथ L। If rod A makes instantaneously moves instantaneously with velocity v1, नीचे के तरफ ये v1 वेलोसिटी से ये रॉड मूव करना शुरू करता है नीचे। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एंड बी, हमें निकालना है ये इस तरफ किस वेलोसिटी से मूव करेगा। हमें पता है, मान लो ये वेलोसिटी v2 vb से मूव करता है ना। तो अब देखो ये बिकॉज v1 है एक्सेलरेशन इसका, इस सॉरी वेलोसिटी, तो इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगा है ना, रॉड के लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटी होगा, और यहाँ पे भी जो रॉड के लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटी होगा इसका, दोनों सेम होना चाहिए। तो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, राइट। तो रॉड के अलोंग ये जो वेलोसिटी है vb cos थीटा हो गया, और इसके अलोंग जो ये वेलोसिटी हो जाएगा v1 cos 90 माइनस थीटा, दोनों सेम होना चाहिए, मतलब vb cos थीटा इज इक्वल टू v1 cos 90 माइनस थीटा। सो मतलब vb cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, v1 sin थीटा के बराबर हो गया। तो vb किसके बराबर हो गया, v1 sin थीटा बाय cos थीटा, मतलब v1 tan थीटा के बराबर वेलोसिटी हो गया b का। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों?
नेक्स्ट पे चलते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ये हमें कह रहा है कि इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द एंड्स P and Q of an inextensible string move downward with uniform speed u. मतलब ये भी मूव कर रहा है नीचे u से और ये भी मूव कर रहा है नीचे u से। मास m अप मूव्स अपवर्ड विथ ए स्पीड, हमें मास m का स्पीड निकालना ऊपर वाला। मान लो ये v है, तो इसका स्पीड इधर v है, तो इसके अलोंग जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा। और इसके अलोंग जो स्पीड है ये भी क्या हो जाएगा, v cos थीटा। हमें पता है v cos थीटा मतलब जो स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी होता है वो सेम है, मतलब इधर स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी होगा और ये v cos थीटा वो सेम होना चाहिए। मतलब u इज इक्वल टू v cos थीटा हो गया, तो v इज इक्वल टू u बाय cos थीटा हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर। क्लियर बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे द फिगर शोज वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग बीइंग पुल्ड डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड u। यहाँ पे इसको हम लोग u स्पीड से खींच रहे हैं। ठीक है, नाउ फाइंड द वेलोसिटी v ऑफ मास m एट अ गिवन इंस्टेंट। हमें इसका वेलोसिटी v निकालना है किसी भी इंस्टेंट। तो मान लो किसी इंस्टेंट पे इसका जो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो x है, राइट। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये अगर x हो गया, ये b हो गया, तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस लेंथ इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया, ये b है, ये x है, राइट। सिमिलरली ये जो लेंथ है स्ट्रिंग का, ये भी हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लेंथ दोनों जो है और प्लस ये जो लेंथ, ये कांस्टेंट है, राइट। सो अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं बाय कांस्टेंट रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन से अगर हम लोग इसका डिस्टेंस को हम लोग, ये जो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है, इसको अगर हम लोग y मानते हैं, तो y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ l ऑफ स्ट्रिंग, ये कांस्टेंट हो गया। अब अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको टाइम के रेस्पेक्ट में, सो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 2 टाइम्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू l हो गया।
टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी टी हो गया ये, प्लस ट्वाइस ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो पहले हमें पता है चेन रूल यहाँ पे लगाएंगे, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो रूट एक्स बेसिकली क्या हो गया, एक्स टू द पावर 1/2 हो गया। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 एक्स रेस टू द पावर -1/2 आता है, तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद फिर जो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 2x dx बाय dt हो जाएगा। सो 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, और बी स्क्वायर तो ये कांस्टेंट है वो तो जीरो ही हो जाता है। सो 2x dx अपॉन डी टी हो गया। अब दिस इज इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएट करोगे जीरो हो गया। y को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब y क्या है, ये है, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो u वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा u प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2x बाय u प्लस 2x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये एंड फिक्स है ना, इसीलिए ये सब चीज करना पड़ रहा है हम लोगों को। इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी हमारा क्या है, ये जो x है, राइट, डी, ये डी एक्स बाई डी टी इसका वेलोसिटी है, ये v वेलोसिटी है डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी को हम लोग v से रिप्लेस कर लेंगे। x जो है ये डिस्टेंस है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस इज वेलोसिटी v। सो हम लोग u इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, और v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो इंटू v इज इक्वल टू 0 हो गया। सो इससे हमारा v का जो वैल्यू आया, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ u, अच्छा x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो मान लो ये एंगल अगर हम लोग थीटा लेते हैं, इस एंगल को अगर हम लोग थीटा लेंगे तो x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो 2v इंटू कॉस थीटा, ये कर लो, 2v इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस यू, और v इज इक्वल टू माइनस यू बाय 2 कॉस थीटा। ये हमारा वैल्यू है इसका। अगर x के टर्म्स में ही लिखना है तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा। तो v का जो वैल्यू हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ u बाय 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम एच सी वर्मा में देखोगे उसमें डायरेक्ट एक ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बेसिकली, एच सी वर्मा से ही लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये रिलेशन हो गया तुम्हारा v और u के बीच में किसी भी इंस्टेंट। क्लियर है बच्चों? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, हम लोग यहीं पे रुकेंगे आज की क्लास में। ठीक है, 2 और छोटे क्वेश्चंस रह गए हैं, 2 और क्वेश्चंस, वो हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में थोड़े और स्यूडो फोर्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और ये कांस्टेंट रिलेशन वाला देखेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो एक क्लास और, नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिश दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए फिर, बाय एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर।